चोट लगी है, खून निकल रहा है, मनम पट्टी कुदरत अपने आप करता है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं विकास बोपिन और हमारे इस फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। समझते हैं आज इस टॉपिक के जरिए हीमोस्टैसिस को किस तरह कुदरत जो है बहने वाले ब्लीडिंग को, बहने वाले खून को रोकता है, कैसे उस पे बांध बनाता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रतिभाशाली ये जो प्रोसेस है ये हमारे बॉडी में अपने आप चलता है, अपने आप चलता है। शुक्रगुजार होना चाहिए उस कुदरत का जिसने इतना माहौल में हमारा शरीर बनाया है, कितनी इसमें प्रतिभावान शक्ति पैदा की है दोस्तों, कितना इसमें पावर है, कितना इसमें दवाई तो अंदर ही है। दवाई बाहर से ज्यादा अंदर ही है, और अंदर ही जो दवाइयां बनाई है कुदरत ने, उसी को देख देख कर इंसान ने भी दवाइयां बनाई है। तो इसको समझिएगा, हीमोस्टैसिस। हीमो मतलब जो है खून है, और स्टैसिस मतलब उसको रोक लगाना है। जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक होना है, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक लगाना। तो यहाँ पे जो हीम है, जो ब्लड है, उसके बहाव को रोक लगाना, उस पर बांध लगाना, इसको बोलते हैं डिफेंस अगेंस्ट द ब्लीडिंग, जो कुदरती इलाज है। आपके ब्लीडिंग का कुदरती इलाज जो है हीमोस्टैसिस, आपके शरीर के अंदर ही है। क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, जब एक तलवार अपने शरीर पे चलता है, एक तलवार जब अपने शरीर पे चलता है, तो क्यों नहीं सारा का सारा ब्लड बाहर जाता। अगर आप एक थैली में ब्लड भर के भरेंगे और उसको अगर काटेंगे तो पूरी थैली एक सेकंड में खाली हो जाएगा, लेकिन शरीर का ब्लड खाली नहीं होता है। क्यों? क्यों तो इसमें एंडोथेलिन होता है। जब भी तलवार चलेगा एंडोथेलिन चलता है, एंडोथेलिन प्लेटलेट्स को बुलाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को बुलाता है, और बहाव को रोकने के लिए वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। जो भी खून को बहने वाली पाइपलाइन है उसका स्ट्रक्चर को छोटा कर देता है, बारीक कर देता है। ये पूरा प्रोसेस जो है सेकंड मिनट्स में चलता है, उसको बारीक करता है, पूरा ब्लड बाहर नहीं जाएगा। जब तक बहुत सारे घाव आपके शरीर पर नहीं गिरते तब तक ये वासो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट रहता है, ब्लड बाहर नहीं जाता है दोस्तों, ब्लड बाहर नहीं जाता है। तो ये किस तरीके से काम करता है, आगे आगे इसके दो तीन पाथवे है, आपने पढ़े होंगे किताब में, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, और चलता है एक कॉमन पाथवे, दोनों को साथ में लेकर के, मानो एक नदी की तरह हो, एक इंट्रिंसिक पाथवे आ रहा हो, एक्सट्रिंसिक पाथवे आ रहा हो, और कॉमन जगह पे मिल रहा हो, संगम, मानो नदियों का संगम है। तो प्राइमरी हीमोस्टैटिस में क्या होता है कि प्लेटलेट एक जगह आते हैं। जैसे मानो आप दीवार बना रहे हो, ईंट पे ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रख रहे हो, लेकिन ऐसी खोखली दीवार क्या काम, जिसको धक्का देने के बाद गिर जाए। तो ये प्लेटलेट जो है ईंटों का काम करती है। जब तक उस पर सीमेंट नहीं लगाओगे वो पक्की दीवार नहीं बनेगी। तो ये प्लग तो बना देगा, प्राइमरी लेवल पे आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैसे बनता है देखो, क्विक बनता है, टेम्पररी बनता है, लूज प्लग रहता है। जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखा हो, सीमेंट नहीं लगाया हो, तो ये कौन स्टार्ट कर देता है, तो ये ओन विलेब्रांड फैक्टर वहां पे आ जाता है, जो कोलेजन को बाइंड बना करके GP1B रिसेप्टर जो होते हैं आपके प्लेटलेट को, उनको इस्तेमाल करके ये पूरा यहाँ पे ये बन जाता है दीवार। ठीक है, अगर ये GP1B रिसेप्टर में डिफेक्ट होगा तो आधेजन डिफेक्ट हो जाएगा, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, तो दीवार जो है प्राइमरी लेवल पे बन रही है, लेकिन अच्छी बननी जरूरी है। वहां पे GP1B रिसेप्टर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी वोन विलेब्रांड फैक्टर उसको अच्छे से काम कर सकता है, आपकी जो कच्ची दीवार है वो बना सकता है। फिर यहाँ पे प्लेटलेट जो आ रहे हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक दूसरे के अंदर घुस के स्पाइनी प्रोजेक्शंस बना के ADP को रिलीज करके GP2B3A रिसेप्टर का एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं, और वहां पे थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज करते हैं, ताकि वासो कंस्ट्रिक्शन हो, प्लेटलेट और रिक्रूट कर पाए, वहां पे और प्लेटलेट को बुला पाए। तो इस तरीके से रिलीजिंग फैक्टर भी वहां पे काम करते हैं, बहुत सारे प्लेटलेट आते हैं, आपकी कच्ची दीवार धीरे धीरे पक्का बनने की कोशिश में कर लग जाती है दोस्तों। फिर होता है एग्रीगेशन, लास्ट की स्टेज में जो है GP2B3A रिसेप्टर के एक्सप्रेशन जैसे ही बढ़ गए ADP की वजह से, वहां पे फाइब्रिनोजन आता है। फाइब्रिनोजन आके पूरा उसको फाइबर लगा देता है, तो वो जो होता है कच्ची दीवार जो है थोड़ी और मजबूत बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सेकेंडरी हिमोस्टैसिस जब तक नहीं होता तब तक दीवार पक्की नहीं है। सीमेंट अभी चढ़ा नहीं है, सीमेंट चढ़ाने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स जरूरी है। क्लॉटिंग फैक्टर जब तक नहीं आएंगे कच्ची दीवार कच्ची ही रह जाएगी, पक्की नहीं बनेगी। अब यहाँ पे आपने देखा फाइब्रिनोजन GP2B3A रिसेप्टर को इस्तेमाल करके फाइब्रिनोजन लगाते हैं, प्लेटलेट को थोड़ा सा स्टेबल बनाने की कोशिश में लग गए हैं, लेकिन अगर इसी रिसेप्टर में डिफेक्ट होगा तो इसमें एग्रीगेशन डिफेक्ट आ जाएगा, जिसको ग्लांजमान थ्रोम्बोस्थेनिया बोलते हैं। अब दीवार को पक्की बनाने का काम यहाँ पे चल जा रहा है सेकेंडरी हेमोस्टैसिस के तहत। इसमें कैस्केड होता है दोस्तों, कैस्केड माने स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, जैसे लैडर पे हम चढ़ते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो उसी तरीके से ये भी काम यहाँ पे चलता है, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से कुछ नहीं होता।
यहाँ पे जो दीवार बनी है कच्ची, अब उसको पक्का बनाया जाएगा। जैसे फाइब्रिनोजन था उसको फाइब्रिन का जाली बनाया जाएगा। जैसे रस्तों के बाजू में जो पहाड़ होते हैं उससे कोई पत्थर इत्थर नीचे ना गिरे उसको लिए जाली लगाई जाती है, स्टेबलाइज किया जाता है उसको। उसी तरीके से यहाँ आगे चलते हैं आपके इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। तो पहले तो हम समझेंगे इंट्रिंसिक पाथवे क्या है। जहां जहां ब्लड का कांटेक्ट है, अभी हमारे शरीर में स्टमक को कोई ब्लड का कांटेक्ट नहीं है, लीवर को कोई कांटेक्ट नहीं है, हार्ट को कोई कांटेक्ट नहीं है, आपके फेफड़ों को कोई कांटेक्ट नहीं है, किडनी को कोई कांटेक्ट, उसके अंदर बहने वाली जो ये है हमारी जो ब्लड को फ्लो करने वाली पाइपलाइन है ना, आर्टरीज एंड वेन्स जिसको बोलेंगे, वो कांटेक्ट में है, उसको इंट्रिंसिक बोलेंगे। कांटेक्ट वहां हो रहा है, कोलेजन वहां पे ट्रिगर करेगा। क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो एक एंजाइम होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, तो वो वहां पे है। यहाँ पे देखो क्लॉटिंग फैक्टर 12 है, 11 है, फिर 9 है, फिर 8 है और फिर 10 को एक्टिवेट, ये धीरे धीरे एक्टिवेट कर रहा है। 12 जो है 11 को एक्टिवेट करेगा, 11 9 को करेगा, फिर 8 को करेगा और फिर 10 एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से कॉमन पाथवे चलेगा। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर एक दूसरे को धक्का दे रहा है, वो दूसरे को बहुत सारे, इसलिए प्रोसेस धीमा 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 है। तो इंट्रिंसिक पाथवे जो है स्लोली चलने वाला पाथवे है। तो इसमें अगर डिफेक्ट होगा किसी फैक्टर में तो लैब टेस्ट में आप जब एपीटीटी करोगे यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम अगर आप गिनोगे तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा आ जाएगा और क्लॉटिंग होने में देर लगेगी दोस्तों। तो इसमें जो इन्वॉल्विंग फैक्टर है उसको आप गौर करोगे तो 8 है, ये हीमोफिलिक ए फैक्टर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 9 फैक्टर है तो हीमोफिलिया बी फैक्टर होता है, और 11 जो होता है वो होता है हीमोफिलिया सी फैक्टर होता है। तो इनमें अगर डिफेक्ट हो जाएगा तो इस तरीके से हीमोफिलिया हो सकता है। ठीक है, फिर बात करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे की। जो टिश्यू फैक्टर है दोस्तों, यहाँ पे ब्लड का कांटेक्ट जब टिश्यू के साथ में आएगा, यानी जब टिश्यू को टोच पहुंचेगी, ठेच पहुंचेगी, तो वहां पे ब्लड का कांटेक्ट आ जाता है, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोला है। जो पूरा टिश्यू फैक्टर से रिलेटेड, यानी फैक्टर नंबर 3 एंटीथ्रोम्बिन। तो एंटीथ्रोम्बिन से रिलेटेड ये फैक्टर है। तो टिश्यू फैक्टर जैसे आएगा वो 7 नंबर के फैक्टर के साथ में कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर होता है, तो उसके साथ में जब ये मिल जाएगा 7 और 3 10 हो जाता है। 10 फैक्टर यानी कॉमन पाथवे वहां से शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 और 3 में अगर कोई डिफेक्ट है फैक्टर में पेशेंट के अंदर, तो लैब टेस्ट में जैसे ही पीटी गिना जाएगा यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो वो ज्यादा आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स अगर होते हैं बराबर तो क्लॉटिंग का टाइम फिक्स होता है, लेकिन फैक्टर में डिफेक्ट है तो क्लॉटिंग में देर लगती है, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है इलांगेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर जो कॉमन पाथवे, दोनों पाथवे देखो, इंट्रिंसिक देखो जो 12 11 9 8 से लेकर 10 को एक्टिवेट कर दिया, और अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखोगे वो 3 से और 7 मिलकर 10 को एक्टिवेट कर दिया। तो 10 के आगे जो चलता है दोनों का बराबर पाथवे, इसलिए कॉमन पाथवे बोला गया। 10 जो है 5 के साथ मिलकर यानी लैबाइल फैक्टर के साथ में मिलके, तो ये 15 जो है प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करेगा, ये फैक्टर 2 को एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेटेड 2 नंबर का फैक्टर वो फाइब्रिनोजन 1 को एक्टिवेट करके फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और यही फाइब्रिन है जो यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग प्लेटलेट्स को जाकर के स्टेबल बनाता है। और आखिरी में जो 13 नंबर का फैक्टर आता है फाइब्रिन क्रॉस लिंकिंग स्टेबिलिटी फैक्टर, वो यहाँ पे फाइब्रिन को और स्टेबल करके और आरबीसीज को वहां पे चिपका के उस ब्लीडिंग को रोक देता है, वहां पे प्लग कर दे, स्टेबिलाइज फॉर्म ऑफ द क्लॉट फॉर्म हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा हीमोस्टैसिस का प्रोसेस चलता है, प्राइमरी हीमोस्टैसिस और सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। सीमेंट लगाने का काम क्लॉटिंग फैक्टर, और ईटो पे ईट जो रस्ते हैं वो होता है हमारा प्लेटलेट दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से सारे कंसेप्ट को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के अपना नाम रोशन कर पाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे दोस्तों। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है किताबें पढ़ते, लेकिन जो मेन कंसेप्ट होता है वही हाथ में नहीं लगता है। तो ऐसे ही कंसेप्ट को हाथ में लगाना है। हमारे पास आइए, जीपैट की तैयारी कीजिए, हमारे पास आइए डीआई की तैयारी कीजिए, हमारे पास आइए नाइपर की तैयारी कीजिए दोस्तों। हमारा जो पूरा डिटेल से क्लासेस का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। अगर 10,000 रुपए देंगे तो 1 साल के लिए आपको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, हर कंसेप्ट आपके साथ में डेली के तौर पर सिखाया जाएगा, नोट्स दिया जाएंगे, बतौर आपके साथ में एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस की जाएगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो बहुत अच्छी बात है, 3 साल है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, आगे जाकर के भविष्य में जाकर के पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने ये याद नहीं रखा, वो याद नहीं। यहाँ आप पूरे कंसेप्ट के साथ में टच में रहोगे तो कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम आए, कोई भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम आए, आप उसमें हमेशा पास हो जाओगे दोस्तों। और फीस मात्र है इसका 10,000 रुपए एक्सेस है 1 साल के लिए। तो मैंने जो विद्यार्थी देखे हैं, बहुत बार परेशान देखे हैं, बहुत बार उलझे हुए देखे, कुछ समझ में नहीं आया आपको, चाहे कुछ आए नहीं आए, लेकिन यहाँ पे हर चीज आपको समझाने का काम इस चैनल का है। फार्मा नोट्स के साथ में जुड़ जाइए, मैं आपसे इंसिस्ट करता हूं और ये दावा करता हूं कि मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा, पूरा पूरा डेडिकेशन आपके साथ में रहेगा। तो आप जीपैट हो, नाइपर हो,
किसी भी फार्मा एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, हमारे क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा डिटेल्स दिया हुआ है। मेरा जो गूगल पे फोन पे नंबर है वो भी नोट कर लीजिएगा, 8087339648 पर ही आपने जो अपना भुगतान करना है, 8087339648 पर ही करना है, और उसके बाद आपके क्लासेस तुरंत शुरू हो जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो महाराष्ट्र के अंदर निकली हुई डीआई की एग्जाम है उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में की जाएगी दोस्तों। आपके साथ से बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे, आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझा देंगे, आपको बहुत सारे न्यूमेरिक्स दिए जाएंगे ताकि कोई भी चीज आपसे भूले नहीं। आपका रिवीजन होगा, आपका हर चीज आपके जहन में रहेगा, और हो सकता है आप कल के डीआई हो सकते हो दोस्तों। ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए, ये बहुत बाद आया है, 109 जगह की वैकेंसी से, ऐसे वैकेंसीज बाद में फिर कभी नहीं आएंगे, ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको खोना मत दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।